कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाली ज़ात बड़ी है और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। क्या आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की कौन कौन सी अहम शख्सियात ऐसी हैं जो कातिलाना हमलों में बाल बाल बचीं? अगर आप नहीं जानते तो यही डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ। आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान के कौन कौन से वज़ीर आज़म और सदर ऐसे थे कि जिन पर संगीन नोयत के कातिलाना हमले हुए लेकिन वो महफूज रहे। इसके अलावा आप जान सकेंगे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पर कातिलाना हमला करने वाला रफ़ीक साबिर किसके कहने पर बम्बई आया था। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं अतरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पाकिस्तान के क़याम को 74 साल होने को हैं। इस तवील अरसे में कई सियासी रहनुमा और कायदीन ऐसे हैं कि जिन पर उनके दुश्मन वार कर चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और सुदूर हाई प्रूफ सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कातिलाना हमलों की जद में आ चुके हैं, लेकिन वो बाल बाल बच गए। आज के दिन तक पाकिस्तान के 3 सदर और प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं कि जिन पर कातिलाना हमले किए गए, जिनकी तफसील मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी हम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पर होने वाले कातिलाना हमले के बारे में जानते हैं। ये साल था 1943 का और जुलाई की 26 तारीख थी। मौसम गर्मा की तपती दोपहर में एक शख्स कायदे आज़म के मालाबार हिल बम्बई में वाक़े बंगले में दाखिल होता है। कायद को देखते ही वो उन पर तेज़ धार चाकू से हमला आवर हुआ। इस हमले में कायदे आज़म की गर्दन, चेहरे और हाथ पर जख्म आए, जबकि उनकी शर्ट और कोट खून आलूद हो चुकी थी। इससे पहले कि वो उन पर जानलेवा हमला करता, उस नामालूम शख्स को मौके पर ही दबोच लिया गया। बात अज़ां उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि कायदे आज़म पर हमले की नापाक जसारत करने वाला ये गुंडा हिंदू महासभा या किसी और कट्टर हिंदू संगठन का मेंबर नहीं, बल्कि अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी की खाकसार पार्टी का जांबाज रफ़ीक साबिर था। कायदे आज़म हॉस्पिटल पहुंचे और उनकी मरहम पट्टी होने लगी। अगले रोज कायद ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, अगरचे ये एक सोचा समझा मंसूबा था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मुझे कोई शदीद जख्म नहीं आए। मैं इस वक्त कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुसलमानों से पुरअमन रहने की अपील करता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं मौजज़ाना तौर पर बच गया, लेकिन मुझे शदीद अफसोस है कि ये बुज़दिलाना हमला एक मुसलमान ने किया। रफ़ीक साबिर पर ताज़ीरात हिंद की धारा 307 के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा भी चलाया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी ज़िंदगी में पहली बार गवाहों के कटहरे में खड़े हुए तो उनसे सरकारी वकील और वकील दिफा ने पूछताछ की। हमला आवर का जुर्म साबित हुआ और उसे 5 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि कायद पर हमले के बाद मनगढ़ंत खबरें पूरे हिंदुस्तान में फैला दी गईं और ऐसा बताया गया कि कायदे आज़म खुदा न ख्वास्ता इंतकाल कर चुके हैं। उस वक्त कराची में सिंध असम्बली का इजलास हो रहा था। जब ये खबर वहाँ पहुँची तो 1 घंटे तक असम्बली की कार्रवाई रुकी रही और हर तरफ आहो बका होने लगी। कत्ल की झूठी खबर सुनकर जीएम सैयद तो बेहोश ही हो गए। उन पर पानी डाला गया तो फिर जाकर वो होश में आए। किताबों में ये भी तहरीर है कि उस मौके पर जीएम सैयद सिंध असम्बली की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करने लगे थे, लेकिन उन्हें सैयद खैर शाह ने ऐसा करने से रोका। सिंध के वजीर आला अल्लाह बख्श सुमरो ने फातिमा जिन्नाह से फोन पर बात करने के बाद अरकान असम्बली को बताया कि आप लोगों को मुबारक हो, कायदे आज़म बिल्कुल सलामत हैं। 1958 के मार्शल लॉ के बाद फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान सदर पाकिस्तान बने। वो पाकिस्तान के पहले सदर थे जिन पर कातिलाना हमला हुआ। मैं अपनी कई वीडियोस में आपको सदर अयूब के खिलाफ चलने वाली तहरीकों के बारे में बता चुकी हूँ और आपके इल्म में होगा कि उनके मुखालिफिन चौकों चौराहों पर अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे लगाते नजर आते थे।
8 नवंबर 1968 के रोज सदर अयूब खान पेशावर पहुंचे, जहां उन्हें यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करना था। अभी वो तकरीर कर रहे थे कि उन पर गोली चला दी गई, लेकिन वो इस कातिलाना हमले में महफूज रहे। 1977 में वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से आउट करके जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मुमलिकत की बाग दौड़ संभाली। भुट्टो साहब की फांसी के बाद अज़-जुल्फ़िकार नामी अस्करी तंजीम की बुनियाद रखी गई, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़िया से इंतकाम था। दोस्तों, मैंने आपको 3 फीट के पीपल्स पार्टी के जयाले रहनुमा सुल्तान अहमद काजी की बायोग्राफी वीडियो में बताया था कि जब कायदे अवाम कहलाए जाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो उन्होंने जेल में कसम खाई थी कि मैं अकेला ही जनरल ज़िया को मौत के घाट उतारूंगा। पीपल्स पार्टी के जयालों की हिट लिस्ट में शामिल जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पर भी कातिलाना हमले होते रहे, लेकिन वो हमेशा बच निकले। बिलाखिर 17 अगस्त 1988 के रोज़ वो तैयारे हादसे में अपने साथियों समेत जाँ बहक हो गए। 90 की दहाई में पूरे पाकिस्तान और ख़ासकर सूबा पंजाब में मजहबी जमात सिपाही सहाबा का बड़ा जोर था। सिपाही सहाबा से ही ताल्लुक़ रखने वाले रियाज बसरा, अकरम लाहौरी और मलिक इसहाक ने अपनी जमात से अलग होकर लश्कर झंगवी तंजीम की बुनियाद रखी। लश्कर झंगवी वाले हज़ारों शियों को एलानिया कत्ल कर चुके थे। यही वजह थी कि उनकी क़यादत पर दर्जनों मुकदमात कायम थे। उस दौर में तारिक कम्बो नाम के डीएसपी ने लश्कर झंगवी के 60 से ज़्यादा कारकुनों को पुलिस मुकाबले में मारा। जवाबन तारिक कम्बो को लश्कर झंगवी ने कत्ल कर दिया तो उस दौर के चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने इस कलाशनकोफ बरदार तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन और तेज़ कर दिया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ को भी कत्ल की धमकियां मिलने लगी। लश्कर झंगवी के बानी रियाज बसरा के हवाले से बताया जाता है कि एक रोज़ उसने 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से फ़ोन पर शर्त लगाई कि मैं तुमसे कल आकर मिलूंगा और तुम्हें इसकी खबर तक ना होगी, और फिर ऐसा ही हुआ। रियाज बसरा ने एक खुली कचहरी में नवाज शरीफ से मुलाकात की और बाद अज़ां मियां साहब को फ़ोन पर इत्तला दी कि मैं आज फलां टाइम पर तुमसे मिला था और तुम मुझे पहचान भी ना सके। इसी रियाज बसरा ने नवाज शरीफ को बम से उड़ाने की धमकी भी दी। इसके चंद रोज़ बाद जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लाहौर से रायगंज जा रहे थे तो रास्ते में एक पुल के नीचे बम नस्ब था। अभी नवाज शरीफ का काफिला गुजरे चंद सेकंड ही हुए थे कि खौफनाक धमाके से सारा इलाका लरज़ उठा, जबकि नवाज शरीफ महफूज रहे। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के वो इकलौते सदर गुजरे हैं कि जिन पर यके बाद दीगरे 2 इंतहाई ख़तरनाक हमले किए गए, जिनमें वो मौजज़ाना तौर पर बच निकले। उन पर 14 दिसंबर 2003 में पहला हमला रावलपिंडी के नज़दीक रिमोट कंट्रोल बम के ज़रिए किया गया। इस वाक़े के ठीक 10 दिनों बाद सदर परवेज़ मुशर्रफ पर 25 दिसंबर को दूसरा हमला किया गया और उनको खुदकुश हमले के ज़रिए हलाक करने की कोशिश की गई। इस हमले में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ बच गए, लेकिन वहाँ 14 लोग जान की बाजी हार गए। अगले बरस 30 जुलाई 2004 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शौकत अजीज़ ज़िला अटक में इलेक्शन कैंपेन के लिए आए। वो खिताब करने के बाद जलसागाह से बाहर आ रहे थे कि उनकी गाड़ी के करीब एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें 6 लोग जाँ बहक हो गए, ताहम शौकत अजीज़ बच निकले। पाकिस्तान की 74 साला तारीख में सबसे भयानक हमला 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के जुलूस पर किया गया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 8 वर्षों की जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस पहुंची तो उनके ट्रक से कुछ फासले पर ज़ोरदार धमाका हुआ। सानेहा कारसाज में पौने 200 अफराद लुक़माए अजल बने, ताहम मोहतरमा इस इंतहाई ख़तरनाक हमले में महफूज रहीं। इस वाक़े के चंद हफ्तों बाद 27 दिसंबर को बीबी बेनज़ीर रावलपिंडी के लियाकत बाग जलसे से वापसी पर शहीद कर दी गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप कत्ल हो जाने वाले 40 पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और भुट्टो बमुकाबला शेख मुजीब अवामी राय जानने के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।